अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार और लेकर आया हूं आपके लिए आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही आ रही है, जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो केस चल रहा था उसका कोई फैसला नहीं हो पाया। वैसे तो जब केस शुरू हुआ था तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था, खुलकर कहा था कि वो चाहते हैं कि मंगल यानी कि आज तक फैसला कुछ ना कुछ हो जाए ताकि ईद की छुट्टियों पर जाने से पहले वो कोई फैसला देकर जाएं। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने पहला बेंच बनाया तो वो पहले बेंच के अंदर से लोग उठ कर चले गए। जो सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फायद ईसा साहब, वो उठ कर चले गए। 9 रुकनी बेंच जो था वो 7 पर रह गया। फिर वो केस की कार्रवाई चलती रही तो मजीद फिर ऐसा हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच से अलहदा होने की वजह यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी रिश्तेदारी है फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, जो कि मेन पिटिशनर हैं, जिनकी पिटिशन पर ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तमाम तर कार्रवाई जो शुरू है उसके अंदर सबसे बड़े जो मेन पिटिशन है, पिटिशन नंबर 1, वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। उनके जो रिश्तेदारी थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, इवन तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद ओपन कोर्ट में ये बात बताई थी कि भाई मेरी इस तरह इनसे रिश्तेदारी है, मैं सबको बता रहा हूँ, अगर किसी को एतराज़ है तो वह भी बताते ताकि मैं बेंच से अलहदा हो जाऊँ। लेकिन उस वक्त तो अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन बाद अज़ां अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको एतराज़ है आपके इस बेंच में बैठने से, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के। और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब जो हैं वो डायरेक्टली इस सारे मामले से मिलिट्री कोर्ट से या किसी से बिल्कुल उनको कोई पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ा, उनके कोई रिश्तेदार इसके अंडर नहीं आ रहे। ऑब्वियसली सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर इस तरह की कहानियाँ बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं और वो चल भी रही थी कि जैसे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब जो हैं उनकी शायद कोई फैमिली मेम्बर हैं जिनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट के ऊपर केसेस चलने वाले हैं, इसी वजह से वो जा रहे हैं। तो वो हम आपको बताते चलें नया दौर के प्लेटफॉर्म से, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब जो हैं वो एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, इफेक्टेड सिटीजन के तौर पे नहीं गए थे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं जो दूसरे पिटिशनर हैं इस केस के, उनका ज़रा कुछ मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो तमाम साजिश थी इसके ताने बाने जो बुने गए, इसके अंदर जो मेन कल्प्रिट नज़र आ रहे हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है उनमें तमाम तर जो निशानियाँ हैं, तमाम तर जो उंगलियाँ हैं वो इमरान खान साहब की तरफ ही उठ रही हैं। तो वो तो यकीनन अफेक्टेड पार्टी हैं, इसलिए वो अदालत में गए भी हैं। वो नहीं चाहते कि बाकी दीगर जो सिविलियंस हैं उनकी तरह उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। खान साहब जितना जेल जाने से डरते हैं वो तो हम सब जानते हैं, और मिलिट्री कोर्ट तो खैर दूर की बात है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच से उठ के आज उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तो पहले भी ऑफर की थी आप लोगों को कि आप मुझे जो है मत बैठने दें बेंच में, लेकिन ऑब्वियसली तब हुकूमत ने एतराज़ नहीं किया। अब एतराज़ कर रहे हैं तो उन्होंने अपने फैसले के अंदर भी जो उनका जज है उसके अंदर उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी क्लियरली एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो आईने पाकिस्तान को फॉलो करते हुए उठाऊँ, क्योंकि आईने पाकिस्तान कहता है कि वंस अगर एक जज के ऊपर किसी को इस तरह फील हो जाए कि ये जज अच्छा फैसला नहीं कर सकता तो ये जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कानून जो है या इंसाफ जो है वो होता हुआ भी नजर आना चाहिए। इसलिए जज पर अगर उंगली उठ जाए तो जज को बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इस बात को इस तरीके से देख रहे हैं कि शायद वो अपने साथी जो जजेस हैं उनकी तरफ भी इशारे करें, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसी बेंच के जो दीगर मेंबरान हैं उनके ऊपर हुकूमत को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो ये तमाम जजेस का एक ग्रुप कहा जा रहा है जो बंदयाल साहब का है, उनके अंदर जो बहुत सारे जजेस हैं उनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस भी पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए अलहदा हो गए थे। अब जो उसके अंदर मजीद डेवलपमेंट आई है वो आई है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी अपना एक नोट लिख दिया जो आज तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो सारा ये प्रोसेस है उसके अंदर उनका भी एक नोट है। उसके अंदर जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट है, ये जो चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया है, इसके अंदर सीनियर मोस्ट जज साहब जो हैं वो चले गए थे। ये बेंच जो है ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए केस, ये चंद जो केस जजेस हैं इनको नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज इससे पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फैसला हो चुका है उसके अंदर फुल कोर्ट मौजूद थी। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की बात भी दुरुस्त फील होती है। लेकिन ये सब कुछ जो है ये बन रहा था कि मंगल को फैसला हो जाएगा, आज के दिन आज फैसला नहीं हुआ, और अब जो तारीख डल गई है वो है जुलाई के तीसरे हफ्ते की। तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी थी या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहुत ज़्यादा लगा हुआ था कि बहुत जल्द फैसला हो जाएगा, वो भी होता नज़र नहीं आ रहा। अभी जो केस है वो आगे चलना है, हुकूमत की तरफ से भी दलाइल होने हैं, दीगर जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से भी दलाइल होने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी इस पिटिशन का पार्ट बनने के लिए चली गई है अदालत के अंदर। आज आबिद ज़ुबैरी साहब जो थे वो गए, उन्होंने जाके कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम लोग भी आ गए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपकी अभी नंबर नहीं लगा दरखास्त को, जब लग जाएगा तो हमें खुशी होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसका पार्ट बनना चाहती है। तो ऑब्वियसली केस चलने वाला है। चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने
आज इस्तफसार किया था, पूछा था अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्या केसेस का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि अगर आपको याद हो कल जो डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि 102 लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। तो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया, क्लियरली उन्होंने बताया कि अभी तक किसी सिविलियन का ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ। ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा कि जो सिविलियंस हैं उनको लॉयर की फैसिलिटी भी हासिल होगी, ये मिलिट्री कोर्ट्स कोई इस किस्म की ड्रकोनियन लॉज नहीं है, ये सिर्फ मिलिट्री का एक वहाँ पे होगा, सिविल लॉयर्स होंगे और इसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकेगी। तो ये जो केस है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, ये तो अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शायद ये फैसला चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का आखिरी फैसला होगा, इसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं सितंबर में, तो ये केस उम्मीद की जा रही है कि वहाँ तक चला जाएगा। जो लोग जो पटिशनर जो हैं वो फौरी रिलीफ मांग रहे थे, स्टे मांग रहे थे कि जी रोक दिया जाए आर्मी को इन कोर्ट्स को चलाने से या इन कोर्ट्स में लोगों को ट्राई करने से, तो ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका क्या आगे से बनता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा फील हो रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट अग्रेसिवली इस केस को परसू करते आए थे, अब शायद वो अपने एक्सीलेटर से पांव उठा देंगे और इस केस का शायद उस तरह का फैसला नहीं आएगा जिस तरह इमरान खान या दीगर एज ए पटिशनर चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को तो शायद बरकरार रखेगी, मतलब वो ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली वो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन वो ये कह सकते हैं कि जो आपने तरीक़ाकार अडॉप्ट किया इन लोगों को वहाँ भेजने का, इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन करें, वजाहत करें। और आज मांगा भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि हमें पता होना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है, उसकी जो आप 2D2 के तहत सजा देना चाह रहे हैं वो क्या है, ये सारी बातें जो है वो पता चलनी चाहिए। तो खैर ये जूं जिसमें अपडेट आती जाएगी हम आपको बताते रहेंगे। हमने आपको बताया था कि दुबई में हुई थी मीटिंग नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, उस मीटिंग के बारे में हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी पिछले प्रोग्राम के अंदर। अब हमारे पास मजीद इन्फॉर्मेशन भी है उस प्रोग्राम के अंदर, उस मीटिंग के बारे में जो आज हम आपको दे रहे हैं। उस मीटिंग में जरदारी साहब जो हैं उनकी तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है फ्यूचर में अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट देने के बदले में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है, जो ऑफिस है, वो भी मांग लिया गया है। हम आपको बता देते हैं कि सितंबर में 5 या 6 सितंबर के आसपास जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, नए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए उसके लिए जो जरदारी साहब हैं वो ये चाहते हैं कि चूँकि इलेक्शन तो अभी बहुत दूर हैं, अगर जल्दी भी हो गए, अर्लीस्ट भी इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं तो वो नवंबर या दिसंबर में आते हैं, तो उससे पहले पहले पाकिस्तान के सदर का चुनाव तो हो जाना है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि वो अगर मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म की कोलिशन फ्यूचर में फॉर्म करने का वादा कर लेते हैं या उसके कुछ खदोखाल वाजे कर लेते हैं तो उसके बदले में उनको फौरी जो है वो सदारती मनसब मिल जाएगा। अब जरदारी साहब शायद खुद सदर बनना चाहते हैं या अपनी पार्टी के किसी शख्स को सदर बनाना चाहते हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो दुबई की मीटिंग है उसमें सदर का ओहदा भी मांगा गया है और मेरा ख्याल है जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक शायद मुस्लिम लीग नवाज जो है ये ओहदा उनको देने पर राज़ी भी हो जाए। मसला सिर्फ होगा जरदारी साहब की तरफ से जो पंजाब में एडजस्टमेंट मांगी जा रही है उसके ऊपर 10 से 12 सीटों के ऊपर कौमी असेंबली की और तकरीबन इतनी ही सूबाई असेंबली की सीटों पर तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एडजस्टमेंट करने को तैयार है। लेकिन जरदारी साहब जब इससे ज़्यादा सीटें मांगते हैं, स्पेशली साउथ पंजाब के अंदर, अगर जरदारी साहब चाहते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून उनका मुकाबला ना करे और वो फिर सेंट्रल पंजाब की भी कई सीटें हैं जहाँ से वो मांग रहे हैं, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जो मीटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे माहौल में हो रही हैं और ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती नजर आएंगी। इवन दो अपने अपने टिकट्स पर लड़ेंगी पर एक दूसरे के साथ इस तरह की सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी कि वो इमरान खान का मुकाबला कर सकें। इसी के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो है वो भी एंट्री हो चुकी हुई है। दुबई के अंदर जो मुलाकातें थी वहाँ पर उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। बहुत ज़्यादा जो इलेक्टेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे उनको IPP में ले गए हैं। लेकिन ये खदशा भी है कि वो जो इलेक्टेबल्स हैं उनमें कई ऐसे भी हैं जो शायद अपनी सीटें नहीं निकाल पाएंगे अकेले। अगर उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि 4-वे कॉम्पिटिशन या 4-वे अगर कम्पीट करना पड़ा तो शायद मुश्किल हो जाएगा IPP वालों के लिए सीटें निकालना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी देखना होगा कि उनको कितनी स्पेस सीट की जाती है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि ज़्यादातर ये सीटें जो हैं ये तो पंजाब के अंदर ही हैं, पंजाब के बैटल ग्राउंड पर ही फैसला होने वाला है। तो आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या होगा इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन अभी तक की हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को
किसी तरफ से कोई गारंटी नहीं दी गई। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको गारंटी दी गई है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं वो अपनी स्पेस जो है वो कंसीड करने पर आमादा नज़र नहीं आ रही। आज के दिन की जो आखिरी खबर है वो है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माशी बहरान है उसके बारे में। जो पाकिस्तानी मईशत है वो पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी गिरावट का शिकार रही है। पाकिस्तान के अंदर जो बाइंग पावर है हमारी वो कम हो चुकी है। डॉलर की जो कीमत थी वो बढ़ी, तो उसके बाद जो डिप्रिसिएशन रुपये की हुई, उसके बाद इन्फ्लेशन का भी एक बाज़ार गर्म हो गया। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, यानी कि जो हमें बाहर से लोग पैसे भेजते हैं, वो पिछले साल के अंदर हमें कम होती नज़र आई। इसके बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मुख्तलिफ थेरीज़ हैं और बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कहते हैं कि चूँकि जब से आपने इमरान खान को निकाला तो लोग बददिल हो गए हैं, लोग पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजना चाहते और लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं बेसिकली वो पाकिस्तान को सज़ा दे रहे हैं इस बात की कि इमरान खान से आपने छुटकारा हासिल कर लिया। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है वो ये है कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन का एक ऐसा दौर है जो कि शायद पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड ने इससे पहले नहीं देखा। बरतानिया की एग्जांपल मैं आपको देता चलता हूँ। वहाँ पर इस वक्त फूड इन्फ्लेशन जो है, यानी कि खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन, वो तकरीबन 14% की है। तो यहाँ बरतानिया में रहने वाले लोगों से अगर आप पूछें कि उनकी जो अखराजात हैं वो किस कदर बढ़ चुके हैं, तो वो आपको बताएंगे कि शायद ऑन एवरेज उनके खर्चे जो हैं वो 20% के करीब पिछले 1 साल के अंदर बढ़ चुके हैं। ऐसी सूरत में जब जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे उनका रिहाइश, खाना, ट्रैवल सब कुछ महंगा होता जा रहा हो, तो वो पाकिस्तान पैसे भेजने के अंदर जो उनके पैसे हैं वो भी ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, ये आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि जो दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन है, अमेरिका के अंदर भी 5-6% की इन्फ्लेशन है। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की तरह इन्फ्लेशन नहीं होती। वहाँ पर साल हर साल नेगेटिव इन्फ्लेशन चलती है, कीमतें जो हैं वो कई साल नहीं बढ़ती। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। इस वक्त अमेरिका का जो बेस रेट है वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है, शायद तारीख की बुलंदतरीन सतह पे होगा। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन को से नबरद आजमा होने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह बरतानिया का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर वो भी कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ चुकी है जिसकी वजह से तरसीलात ज़र जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं वो कम हो चुकी हैं। यही वजह है कि जो हमारे रेमिटेंसेज हैं पिछले 1 साल में कम होती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन ज़गार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।